हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेफिनेट सक्सेस पाठशाला। जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है कि यहाँ पर आपको पढ़कर पूरी तरीके से सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। तो यहाँ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराता है। मैं आपकी हिंदी एजुकेटर आज से आपको पढ़ाना शुरू कर रही हूँ आपकी क्लास 10th की हिंदी। तो ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ चुके हैं तो इनका हमारे लिए रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो है क्लास 10th हिंदी कोर्स की हमारी जो पूरक हिंदी पुस्तिका है, हिंदी की जो पूरक पुस्तिका है कृतिका भाग 2, उसका पहला चैप्टर है माता का अंचल। आप सभी को पता है कि इस पूरी बुक में आपके पास 3 चैप्टर दिए गए हैं। तीनों ही काफ़ी लेंथी चैप्टर्स हैं और बहुत सारे क्वेश्चंस इनसे बनते हैं। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले उसके लिए आपको उस चैप्टर के बारे में जानना ज़रूरी है। तो आज हम इसका क्विक रिवीजन करेंगे, इसीलिए आज करने वाले हैं वन शॉट रिवीजन। तो आपने अभी तक अगर नहीं भी पढ़ा है तो ये आज का वीडियो देखकर आप 100% पूरी तरीके से इस चैप्टर के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करें ये चैप्टर हम। तो ये है आपका वन शॉट रिवीजन, इसीलिए इसको हमने पाठ का सार दिया है। ये संपूर्ण व्याख्या नहीं है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। संपूर्ण व्याख्या के अंदर बहुत सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं। एग्जाम्स के टाइम हमें पूरी तरीके से फटाफट रिवाइज करना पड़ता है। तो आज हम उसी का रिवीजन शुरू कर रहे हैं। क्या दिया है? माता का अंचल पाठ में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। पाठ में क्या दिया गया है? जो हमारे लेखक हैं, ध्यान दीजिएगा, शिवपूजन सहाय जी जो हमारे लेखक हैं, उनके ही बचपन की ये कहानी है। ये ध्यान रखना, उनके बचपन की कहानी है। वो किस तरीके से गांव में पले बड़े, ये सारी चीज़ें उनके मन में बहुत अच्छी तरीके से बसी हुई हैं। तो उनको उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रस्तुत किया है कि उनका पिताजी के साथ कैसा संबंध था, माँ के साथ कैसा संबंध था, उनके खेल कूद कैसे थे, वो किस तरीके से खिलौने खेलते थे। भाई आजकल हम लोग के पास क्या है कि आप मार्केट जाओ, मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेंसिव जो हैं आपको टॉयज़ मिलते हैं, हम लोग खरीद के लाते हैं और खेलते हैं। लेकिन गाँव में अभी भी बच्चे जो हैं वहीं की प्राकृतिक चीजों से खिलौने बनाते हैं और खेलते हैं। इसी चीज का बहुत ही खूबसूरत चित्रण उन्होंने इस पाठ में किया हुआ है। अब इन्होंने क्या बताया कि ग्रामीण अंचल यानी कि गांव कैसा होता है, वहाँ के लोगों का रहन सहन कैसा होता है, ये सारी चीज़ें इस पाठ के अंदर हैं। साथ ही साथ वहाँ के चरित्र, अब चाहे उनके पिताजी हों, माताजी हों, उनके अध्यापक हों, उनके जो सहचर हों यानी कि जो उनके दोस्त, वो सभी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ हमारे सामने आए हैं इस पाठ में। फिर आते हैं बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल हैं। अब देखिए, हमने जैसे बताया खेल है, खेलने में उनको कितना मज़ा आता है कि अपना रोना तक वो भूल जाते हैं। इस पाठ में दिखाया गया ना कि मास्टर से डांट पड़ती है या कुछ होता है, वो रोते हैं। माँ उनको खूब अच्छे से तैयार करती हैं तो भी वो रोते हैं, लेकिन जैसे ही वो बाहर अपने बच्चों, अपने मित्रों को खेलते देखते हैं वो भूल जाते हैं। तो वो कौतूहल भी है, माँ की ममता है, प्यार, पिता का दुलार है, साथ ही साथ लोकगीत है। इन्होंने पाठ में कई जगह जो है उस ग्रामीण अंचल के जो लोकप्रिय गीत हैं उनकी कुछ लाइनें भी हमारे सामने प्रस्तुत करी हैं इस पाठ में। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। भाई सही बात है, हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गांव से टच रखते हैं, तो हम लोग गाँव के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। लेकिन बहुत सारी आप उनमें से ऐसे बहुत से लोग होंगे जो गाँव के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। तो ये पाठ पढ़ने से आप गाँव के बारे में बहुत कुछ जान पाएंगे। इसीलिए उन्होंने बोला ना, आत्मीयता के साथ प्रस्तुत किया, यानी कि उन्होंने जो चीज़ खुद महसूस करी है उसे बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज की पारिवारिक परिवेश का भी चित्रण किया है। अब उन्होंने क्या दिया, देखिए, बाल मनोभाव यानी कि एक बच्चे के मन में क्या क्या फीलिंग्स आती हैं वो सारी चीज़ें उन्होंने प्रस्तुत करी हैं, है ना। बाल मनोभाव का मतलब तो आप समझते हैं ना कि एक ही चीज़ को बड़े किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं और बच्चे किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। तो बच्चों का जो व्यू होता है उसे ही बाल मनोविज्ञान कहते हैं। बड़े होकर आप लोग बहुत सारे ऐसे भी हैं जो बच्चों के बारे में जानना चाहेंगे, पढ़ने जाएंगे, जिसको हम चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी बनना बोलते हैं।
फिर उस समय का समाज कैसा था इसकी प्रस्तुति दी है। लेखक एक उदाहरण देते हुए कहता है, जहां बच्चे होते हैं वहां चारों तरफ खुशहाली, और जहां बूढ़े होते हैं वहां खर्चों की बात होती है। जाहिर सी बात है, आप अभी जो ये लाइन उन्होंने प्रस्तुत करी है इसे आप अभी भी देख सकते हैं। आप अगर अपने फ्रेंड्स के साथ बैठो तो हमें ये क्रिकेट मैच खेलना है, या हमें ये मूवी देखने जाना है, या हम लोग पार्टी करते हैं, या पिज़्ज़ा पार्टी करेंगे, कुछ भी करेंगे, इस तरह की आप लोग बातें करेंगे। लेकिन अगर 4 बड़े बैठे होंगे तो वहां पर बातें किस तरीके की होंगी, आपको अंदाजा है कि नहीं? आजकल भाई शेयर मार्केट गिर गया है, बढ़ गया है, इससे बड़ा लॉस हो गया, आगे ये खर्चा है, आगे वो करना है। तो पेरेंट्स का व्यू क्या रहता है? खर्चे, क्योंकि वो आप लोगों को लाइफ एक बहुत अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, इसलिए वो खर्चों में पूरा बैलेंस बना के चलना चाहते हैं। आप लोगों की सोच अलग है, आप लोग अपना एंजॉयमेंट देखना चाहते हैं। तो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर प्रस्तुत करी है। अर्थात लड़के खुशी फैलाने वाले होते हैं। लेखक कहता है, रामायण का पाठ करते समय जब वह उसे दर्पण में अपना मुख निहारते देख हंसते तो उसे बड़ी शर्म आती थी। अब उन्होंने इस पाठ में ये मेंशन किया है कि सुबह सुबह उठते, वो तैयार होते। अब तैयार होने के बाद क्या करते थे? पिताजी माथे पर जो है वो भभूत लगाते थे, त्रिपुंड बनाते थे, तिलक लगाते थे ना, शिव जी जैसा तिलक लगाते थे तो उसको त्रिपुंड बोलते हैं। तो वो त्रिपुंड लगाते थे, तो वो सारी चीज़ें वो बनकर तैयार हो जाते थे। तो उसके बाद वो अपने आप का चेहरा जो है शीशे में देखते थे और देखते ही शर्माते थे। अब शर्माते क्यों थे? क्योंकि जब वो अपना चेहरा मिरर में देख रहे होते थे तो पिताजी उनको देखते थे और वो अपने पिताजी का चेहरा भी उस मिरर में देख लेते थे, तो उनको शर्म आ जाती थी। फिर क्या है? पिता पाठ कर 1000 बार राम नाम लिख पर्ची को रखते थे। अब क्या था? वो रामायण का पाठ करते थे, रामायण पाठ करने के बाद 1000 बार जो है वो लिखते थे राम नाम और पर्चियां फोल्ड करते थे। फिर 500 बार राम लिखे छोटे छोटे कागजों को आटे की गोलियों में लपेटकर मछलियों को खिलाते थे। अब यहाँ पर 2 चीज़ें हैं, ध्यान दीजिएगा, एमसीक्यू बन सकता है इससे। पहली चीज़, वो रामनामा लिखते थे। रामनामा क्या होता है आपको बताएं? एक ऐसी बुक होती है जिसमें सिर्फ राम 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 लिखा जाता है, तो उसे कितनी बार लिखते थे? 1000 बार लिखते थे। फिर छोटी छोटी पर्चियों पर राम लिखते थे और उसे फोल्ड करते थे। वो क्या करते थे? फिर उन्हें आटे की गोलियों में भरते थे, छोटी छोटी आटे की गोलियां बनाते थे, उनमें वो राम लिखी पर्चियां जो हैं वो बंद कर देते थे और फिर वो कहाँ ले जाते थे? वो मछलियों को खिलाने के लिए लेकर जाते थे। फिर क्या देखिए, आटे की गोलियों लपेटकर मछलियों को खिलाते थे। लेखक तब भी पिता के कंधों पर सवार रहता था। आते वक्त पिता उसे पेड़ की डाल पर बिठाकर झूला झूलाते थे। अब पिताजी के साथ उनका ज्यादातर समय बीतता, किसके साथ बीता था? पिताजी के कंधे पर बैठे रहते, जाते समय भी आते समय भी। और पिताजी फिर एंजॉय करने के लिए उन्हें झूले के लिए कैसे करते थे? डालियां होती ना, आपने अगर पेड़ देखे होंगे तो कई डालियां ऐसी होती है जो थोड़ी सी नीची होती है, जो हमारी पहुंच पे होती है। जो पहुंच पे होती है उन्हीं पे बच्चों को बैठाल के धीरे धीरे झूला भी झुलाया जाता है, उसी तरीके से करते थे। लेखक बताता है कि बाबूजी उससे कुश्ती करते तथा उसे खुश करने के लिए हार जाते थे। अब भाई बच्चे और बड़े में कुश्ती होगी तो क्या होगा भाई? ताकत अगर बड़े की ज़्यादा है तो वही जीतेगा। लेकिन यहाँ पिताजी हार जाते थे। होता है ना, बच्चों के साथ अक्सर हम लोग अपनी हार मान जाते हैं, चाहते हैं कि बच्चे खुश हो सकें, तो वही करते थे। जीत करके वह उनकी दाढ़ी मूंछ उखाड़ता तो हंसते हुए हाथों को चूम कर खट्टी मिट्टी चुम्मी लेते समय स्वयं दाढ़ी गड़ा देते। अब जब हार जाते तो पिताजी की वो दाढ़ी मूंछ ऐसे करके नोचते थे। अब पिताजी भी उनकी जो है उनको चुम्मी लेते, यानी कि गाल पे उसे प्यार करते, और करते समय अपनी दाढ़ी मूंछ जो है उनकी गाल पर गड़ा दिया करते थे। लेखक के पिता उसे हमेशा खुश देखना चाहते थे। बच्चा पिता के साथ खाना खाने बैठ जाता, पिता अपने ही हाथ से उसे दही भात खिलाते थे। जैसा कि इस पाठ में दिया गया है, पाठ के नाम में है माता का अंचल, है ना, लेकिन यहाँ पूरी तरीके से क्या बात हो रही है? पिताजी के बारे में, क्योंकि लेखक का ज्यादातर समय किसके साथ बीत रहा है? पिताजी के बारे में। अच्छा, यहीं पर अब आपके सामने एक सवाल और उठ रहा होगा। माता का आंचल होता है ना कि अंचल होता है, और पाठ का नाम है माता का अंचल। ये 2 चीजें अलग फर्क है, ध्यान रखिएगा। आंचल यानी कि माँ जो साड़ी लेती है या दुपट्टा लेती है, तो वो जो होता है माँ का, जिसके अक्सर आप लोग अपना हाथ पोंछ लो या मुंह पोंछ लो करते हो ना प्यार में, तो वो होता है माता का आंचल, यानी कि जो उसे रखते। अंचल का मतलब क्या होता है? आप लोगों ने पहाड़ियाँ देखी हैं?
पहाड़ देखें, पहाड़ के साथ ही साथ घाटियाँ होती, कभी कभी होता है चारों तरफ आपके पहाड़ होगा और बीच में पूरी तरीके से समतल एरिया होगा, तो वो क्या कहला जाता है, पूरी तरीके से एक अंचल एरिया कहला जाता है, उनके नीचे का एरिया। तो इसी तरीके से क्या हो जाता है, जैसे कि आप बोलते हो ना मालवा रीजन आता है, ठीक है, पूरा रीजन आया, हिमालय रीजन आता है, तो वो उस पहाड़ों के नीचे का जो पूरा एरिया जो आसपास का सारा होगा वो क्या कहलाएगा, वो अंचल कहलाएगा। तो यहाँ पर माता के आंचल से नहीं, माता की छाँव की बात हो रही है कि हम माता के पास अगर रहते हैं तो हम अपने आप को कितना सुरक्षित महसूस करते हैं। ये उसके, तो ये दो जो कन्फ्यूज़न है ना आपको, ये हमने आपको क्लियर कर दी। फिर क्या है, पिताजी की दाढ़ी मूंछ काटता और पिता झूठी मूठी रोते और खूब हंसाते। अब किसी की दाढ़ी मूंछ नोचोगे तो क्या होगा, उसे थोड़ा सा दर्द होगा ना, तो पिताजी को होता था तो वो झूठी मूठी रोने लगते थे कि नहीं तुमने मुझे चोट पहुंचाई, तो वो बच्चे को खुश करने के लिए, अर्थात लेखक के पिता हमेशा उसे खुश देखना चाहते। अब उसके बाद क्या है, खाना खाने की बारी आती। अब सुबह देखिए उन्होंने नहाए धोए पिताजी के साथ पाठ किया, पूजा पाठ करी, फिर उसके बाद वो गए नदी पर मछलियों को दाना खिलाया, आकर फिर उन्होंने खाना खाया, दही भात खाया। ये सभी कुछ देखो पिताजी के साथ हो रहा है। दही भात खिलाते हैं, पेट भर जाने पर भी माँ और खिलाने की जिद करती है और कहती है कि बच्चे को थोड़ा बड़ा कौर खिलाना चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, पिताजी उसे थोड़ा थोड़ा खिलाते, अब बच्चे की जैसे आदत होती है थोड़ा सा खाया, उसके बाद उसका मन हर गया कि नहीं हम नहीं खाएंगे। तो भाई माँ तो मानती नहीं, माँ को पता है कि बच्चे को प्रॉपर डाइट देनी है तो वो पूरी तरीके से देता है, तो वो माँ फिर लेती, तो कहती कि भाई तुम इतने छोटे छोटे कौर खिलाओगे तो कहाँ बात बनेगी, वो बड़े बड़े कौर खिलाने की बात बोलती हैं। तो इसके लिए क्या कहती हैं, जो खाएगा बड़े बड़े कौर वही पाएगा जीवन में ठौर। ये चीज़ उन्होंने एक ऐसी देशी, मतलब वहाँ की जो तत्कालीन उस समय की जो भाषा है, ग्रामीण अंचल की भाषा है, उसमें उन्होंने ये बात कही होती है। वे एक कहावत कहते हुए बोलती हैं, खाना तो एक माँ ही पेट भर खिला सकती है और खिलाना शुरू कर देती है। वह पशु पक्षियों के नाम की कौर उसे बहलाकर फटाफट खिला देती है। अब क्या होता है, आपने अक्सर देखा होगा, आप भी छोटे होगे तो अगर आपको याद है तो ये चीज़ देखना कि मम्मी बोलती थी कि हाँ भाई ये चिड़िया का, ये तोता का, ये कबूतर का, ये क्या कहते हैं एलिफेंट का, इस तरीके से हाथी का, इस तरीके से एक एक कौर करके खिलाती है ना, कि ताकि बच्चे के अंदर इंटरेस्ट बना रहे और वो उसे खाता रहे। तो इस तरीके से वो फटाफट उसे पूरा खाना खिला देती, क्योंकि बच्चे को अगर हम सिंपल बैठ के खिलाएं तो वो कभी नहीं खाता है, उसको कहानी बना के थोड़ा इंटरेस्टिंग करके खिलाना पड़ता है। फिर खाना खाते ही पिता उसे खेलने भेज देते। अब खाना हो गया, जाओ भाई खेलो जाके। लेखक काठ का घोड़ा लेकर नंग नहीं बाहर भाग जाता। अब चूंकि लेखक हमारे छोटे, उन्होंने कपड़े पहने नहीं, खिलौना क्या था, काठ का घोड़ा अर्थात लकड़ी का घोड़ा, और नग्न भाग जाने का मतलब बिना कपड़ों के वो बाहर चले जाते। लेखक कहता, जब माँ उसे पकड़कर सिर में तेल की मालिश करती तो बहुत छटपटाता, कि तेल की जब मालिश करते ना तो बहुत छटपट करते, क्योंकि बच्चों को जब तेल लगाओ ना तो बालों में थोड़ा सा लगता है उनको, तो वो नहीं बैठते हैं, तो उनको कस के पकड़ के बैठाओ और तब तेल लगाओ, तो वो माँ करती थी। परंतु माँ पर पिता के बिगड़ने पर भी माँ नहीं मानती। अब बच्चा रोता तो पिताजी कहते अरे छोड़ दो ना, क्यों लगा रही हो, लेकिन वो नहीं मानती कि नहीं भाई लगाना है तो लगाना है। चोटी गूंद कर रंगीन कपड़े पहनाकर ही छोड़ती। वह पिता की गोद से सिसकता हुआ बाहर जाता, बाहर खेलते ये साथ के बच्चों को देखकर ही गोद से उतरकर खेलने लग जाता। अब माँ ने रगड़ कर खूब अच्छे से तेल लगाया, चोटी गूंद के बांधी, बढ़िया रंगीन कपड़े पहनाए, तो बच्चा इतनी देर में अच्छा खासा रोने लगा। अब पिताजी उसको गोदी में लेकर आए कि चलो तुमको थोड़ा सा बहला देते हैं, और बाहर देखा कि भाई उनके सारे फ्रेंड्स खेल रहे हैं, तो वो पिताजी की गोद से उतरकर फटाफट खेलने के लिए लग जाते हैं। चबूतरे के कोने को नाटक घर और चौकी को रंगमंच बनाकर वे कभी दुकान बनाते तो कभी मटकी के टुकड़ों के लड्डू, पैसे और बताशों के खोमचे लगाते। अब जैसे आप लोग आजकल देखते हो ना कि चलो हम लोग मार्केट प्लेस खेलते हैं कि हाँ यहाँ पर सुपरमार्केट है, यहाँ पर हम लोग लेने आएंगे,
इस तरीके से खेल होते हैं। लेकिन वहाँ पर पहले के समय में अगर हम जाएं ग्रामीण, तो वहाँ तो सुपरमार्केट्स होते नहीं हैं, ना मॉल्स होते हैं। वहाँ क्या होता है, वहाँ छोटी छोटी दुकानें होती हैं। तो जो बच्चों ने देखा वो उसी का खेल खेलते हैं कि चलो हम भी दुकानदारी खेलते हैं। तो जो है उन्होंने क्या बनाया, चबूतरा। अब चबूतरा क्या होता है हम आपको बताते हैं। गांव के घर अगर आपने अगर एक्चुअल में नहीं देखे हैं तो पिक्चर्स में देखे होंगे। गांव में घरों में घुसने से पहले थोड़ा ऊंचा एक बेस होता है, फिर उसके बाद आप अंदर जाते हो। तो वो ज़मीन से ऊंचा जो बेस होता है उसको चबूतरा कहते हैं। फिर उसके बाद अंदर एंट्रेंस होती है। तो उसी के एक कोने पर वो क्या बना लेते थे, वो नाटक घर या चौकी को रंगमंच बना लिया करते थे कि भाई नाटक खेलना है, तो उसी को उन्होंने बना लिया। अब चाहे वहाँ वो उन्होंने शादी का भी खेला, उन्होंने खेत खलियान का भी खेल खेला, उन्होंने दुकानदारी का भी खेल खेला, जितने भी खेल उन्होंने खेलने थे वो उसी को अपना एक स्टेज बना लेते हैं। अब खेलने की प्लेस तो डिसाइड हो गई, अब उनका जो खेलने के लिए सामान चाहिए। अब अगर उन्होंने दुकान लगाई, मिठाई की दुकान लगाई, तो लड्डू बताशे भी चाहिए। तो अभी किसके लड्डू बताशे बन रहे हैं, मटकी के टुकड़े के। मटकी होती है उसकी क्या नाम, आप पानी हम लोग गर्मियों में पीते हैं ना, ठंडा पानी रखने के लिए मटकियाँ होती हैं। तो जब वो टूट जाती हैं तो उसके टुकड़े हो जाते हैं। उन्हीं टुकड़ों को उन्होंने लड्डू बना लिए। और क्या बना लिए, पैसे और बताशे के खोमचे बनाते। अब क्या, पैसे और बताशे भी, भाई मिठाई की दुकान है तो वहाँ बताशे भी मिलेंगे, फिर आपको पैसे भी देने पड़ेंगे, फिर उसके बदले आपको सामान मिलेगा। तो कुछ कभी लकड़ी के टुकड़े हो गए, कभी कुछ पत्ते हो गए, कुछ हो गए तो इनके पैसे भी हो जाते थे। इन्हीं सब चीज़ों से वो बनाया करते थे। कई बार पिताजी उनमें गोरखपुरिये पैसे यानी कि बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़े खरीद लेते थे। अब गोरखपुरिये पैसे क्यों बोले गए हैं, क्योंकि ये गोरखपुर साइड के रहने वाले थे, तो वहाँ का उन्होंने ये खेल बताया है। तो उनको उन्हीं सारी चीज़ों से ये गोरखपुरिये पैसे यानी कि अपने पास से कुछ पैसे देकर वो सारी चीज़ें वो खरीद लिया करते थे। अर्थात बाल सुलभ स्वभाव के कारण वह बच्चों में खेलने लग जाते थे। अब पिताजी के अंदर भी कहीं ना कहीं बचपना था, तो जो बच्चे खेल खेलते थे उन्हीं के साथ वो भी खेलने के लिए लग जाया करते थे। तो उनके अंदर भी बचपना है कि नहीं, बच्चे खेल रहे हैं तो चलो हम भी। अब उन्होंने मान लो अगर मिठाई की दुकान लगाई तो वो भी कुछ पैसे देकर वो मिठाइयाँ ले लिया करते थे, तो वो भी एक कस्टमर बन जाया करते थे। मान लो अगर उन्होंने खेत खलियान लगाए तो उनकी फसलें खरीदने के लिए पहुँच जाया करते थे। तो इस तरीके से वो उनकी खेल में किसी न किसी तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्टली वो शामिल हो जाया करते थे। मिठाई की दुकान बढ़ाकर वे घरौंदे बनाते तो धूल और तिनकों से बनाया जाता। चलो भाई मिठाई की दुकान बहुत हो गई, अब दूसरा खेल खेला जाए, हम लोग घर घर खेलते हैं, घरौंदे बनाते हैं। तो उन्होंने किससे बनाया, मिट्टी और तिनकों से बनाया। छोटी छोटी टूटी फूटी चीज़ों के बर्तन आदि गृह सामग्री बनाते और अचमनी कलछी बनाते। अचमनी कलछी क्या होती है आप लोग जानते हैं, खाना बनाते समय मम्मी लोग बहुत सारी तरह के जो हैं वो चीज़ें इस्तेमाल करती हैं सब्जियां चलाने के लिए ना। कभी वो कलछी होती है, कभी छनौटा होता है, कुछ कई चीज़ें इस्तेमाल करती हैं ना। तो वही अचमनी यानी कि जो बर्तन और कलछी, उन सारी चीज़ों से जो भी उनके आसपास सामग्री होती थी उससे वो सारी बर्तन बना लिया करते थे। फिर वे ज्योनार बनाते और स्वयं ही जीमने बैठ जाते। ज्योनार मतलब खाना बनाते। अब खाना लिटरली इन टूटे फूटे बर्तनों में खाना तो बनना नहीं है, तो जाहिर सी बात है जो खाना बनकर आएगा वो खाना भी सिर्फ इमेजिनरी होगा। कि मान लीजिए अगर ऐसी टूटी दियाली में आया, हाँ ये चावल है, ये दाल है, ये पूड़ी है, ये सब्जी है, और जीमने बैठ जाने का मतलब क्या होता था, वो खाने के लिए बैठ जाते थे। जीमना मतलब होता है खाने के लिए बैठना। लेखक के पिता जब धीरे से पात में आकर बैठते तो सब हंसते हुए भाग जाते। अब होता क्या, अब आपको हम बताते हैं। अब आप लोगों ने देखा है कि कभी कभी खाना आप लोगों ने शादी में हम देखा होगा, जो लोग जमीन में बैठ के खाते हैं वो ऐसे करके पंक्ति में बैठते थे, और जब पंक्ति में बैठते हैं तो उसी में किनारे पिताजी आकर बैठ जाया करते थे, और कि चुपके से आके बैठ गए कि सब खेल रहे हैं हम भी, मतलब वो एक तरीके से खेल में शामिल होने के उनके पिताजी के तरीके हुआ करते थे। वे पूछते कि भोज कब होगा, हंस हंस कर लोटपुट हो जाते कि भाई जो मेरे सामने आया ये खाना तो है नहीं। पिताजी पूछते कि भाई खाना कब मिलेगा, तो सभी जो है वो हंसते हंसते पागल हो जाया करते थे।
स्वयं के बचपन के तमाशे बताते हुए कहता है कि कभी कभी कनस्तर का बाजा, अमेले की शहनाई, टूटी चूहेदानी की पालकी बनाकर बाराती बन जाते। अब गांव में शादी ब्याह भी होता तो अब ये भी उनके लिए खेल हो जाता। अब वो खेल कैसा होता? कनस्तर होता है, टीन का बना होता है, चौकोर साइड का होता है थोड़ा बड़ा सा होता है, उसको धम धम करके बनाओ तो बैंड बाजा बन गया। पालकी चूहेदानी होती है जिसमें चूहा पकड़ा जाता है, उसको पालकी बना लेते हैं जिसमें दुल्हन बैठती है। बनाकर समधी बकरे पर चढ़ जाता था। अब क्या होता था? एक्चुअल में क्या होता है? घोड़े पर निकलता है, ठीक है, घोड़े पे बैठता है ना दूल्हा। तो अब यहाँ पर जो समधी कौन होता है? जो दूल्हे का पिताजी होता है, उसे कहाँ बैठाल देते थे? बकरे पर बैठाल देते थे। फिर पिता ज्यों ही मुंह देखने के लिए घूंघटा उठाते सारे भाग जाते। अब चूंकि बारात निकली, आगे बैंड बाजा निकला, पीछे से चूहेदानी में पालकी में दुल्हन निकली। अब इसमें खेल ये चल रहा था, इतने में पिताजी आते हैं और चूहेदानी जो एक कपड़े से ढकी गई थी कि उसके अंदर दुल्हन है, उसको उठा दिया करते थे कि हाँ देखिए भाई दुल्हन कैसी है। और जैसे ही उठाते सब शर्मा कर भाग जाया करते थे। फिर खेती की जाती। अब ये हो गया बारात का खेल हो गया, तो अब खेत खलियान का खेल होगा। क्या है? चबूते पर घिरनी गाड़कर, गली कुआं बनाकर, पतली सी रस्सी में चुक्कड़ बांधकर 2 बच्चे बैल झूमते। अब क्या था बताते हैं। चबूतरा, अब गली से, अब चूंकि ये मान लीजिए गली है तो चबूतरे का ये रहता था, तो यहाँ पर डंडा कान के घर ही बांध देते थे, बैल के पट्टा बंधा होता ना वो बांध देते थे। गली को क्या बनाते थे? वो कुआं बनाते थे। अब नीचे से, यहाँ से उन्होंने घरारी से पानी खींचा, गली नीचे डीपली है तो उससे उन्होंने बनाया। पतली सी रस्सी से चूहड़ बनाते थे, चूहड़ मतलब जिससे पानी खींचा जाता है। बच्चे बैल बन घूमते थे और छोटे छोटे बच्चे क्या थे? वो बैल बन जाते थे। तो इस तरीके से गांव का एक माहौल तैयार करके वो अपनी तरीके से खेल खेलते थे। अंगूठे का हल बनाकर फसल उगाते, हाथों हाथ काट लेते, फसल को पैर से गोदकर मिट्टी के दिए की तराजू पर तौलकर नकदी बनाते। अब क्या था? तुरंत उन्होंने फसल बोई और तुरंत ही काट ली। भाई ऐसे तो जनवन क्यों है, 3, 4, 6 महीने फसल को लगता है, लेकिन वो लोग क्या करते? तुरंत बोते और तुरंत ही उसको काट लेते और पैर से मसल के, जैसे गेहूं है, चावल है, पैर से मसल कर उनके अंदर के दाने निकाले जाते थे पहले। तो आजकल तो बहुत मशीनें हो गई हैं, लेकिन पहले क्या करते थे कि पैरों से गोंद कर ऐसे अच्छे से रगड़ कर फसलें निकाली जाती थी, दाने निकाले जाते थे। लेकिन अब क्या है? मशीनों से निकालते हैं। तो वही तरीका इन्होंने यहाँ पर अपनाया कि पैरों से रौंदते थे। मिट्टी के दिए से जो है तराजू बनाते थे। अब फसल को तौलना भी तो होगा ना, तो उससे तराजू बनाते थे। और नकदी भी बनाते थे, वही आसपास की चीज़ों से, तराजू के टुकड़ों से किसी तरीके से नकदी बना लेते थे, पैसे दिए और सामान खरीदा। तभी पिता भोलानाथ से खेती का हालचाल पूछ बैठते और सब खेत खलियान छोड़कर भाग जाते। अब क्या है? जो हमारे लेखक है उनके बचपन का नाम इस पार्ट में क्या बताया गया है? भोलानाथ बताया। क्यों? क्योंकि भाई जब वो तैयार होते थे भोलानाथ के तरह लगते थे, यानी कि शिवजी की तरह लगते थे, क्योंकि भभूत लगाते थे, त्रिपुंड बनाते थे, तो इसीलिए उनके पिताजी उनको भोलानाथ कहा करते थे। अब इसी खेती के दौरान क्या है? पिताजी आते और पूछते कि भाई खेती तुम्हारी इस बार कैसी हुई, कैसी गई फसल, ये पूछा करते थे। वह फसल मौज मस्ती की थी। बच्चे जब कोई झुंड ददरी के मेले जाते देखते तो खुद उधम मचाते। जब बारात की पालकी देखते तो बोलते कि पालकी में हमरी मेहरी है। इस बात पर एक बूढ़े वर ने उन्हें खूब फटकारा था। अब क्या था? बच्चे तो बच्चे हैं। अब बच्चों का भी क्या होता था कि जो एक्चुअल में बारात होती थी, निकलती थी, तो बारात निकलती तो वो क्या करते थे? दुल्हन का घूंघटा अच्छे से उठा दिया करते थे शरारती, और देखकर दुल्हन भाग जाया करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि उन्होंने एक ऐसी ही दुल्हन का जो है चेहरा उठाया और बोले ये मेरी मेहरी। मेहरी का मतलब कहता है ये मेरी वाइफ है। मेहरी होता है इसकी मेहरी है, यानी कि इसकी वाइफ है, बोला जा रहा है, पत्नी है। तो बच्चे बोलते क्या थे? बोलते कि पालकी में हमारी मेहरी है, अर्थात जो दुल्हन है वो हमारी बीबी है। तो एक बार क्या हुआ, जब घूंघटा उठाया और बोला हमारी मेहरी है, तो जो उसका वर था अर्थात जो दूल्हा था वो बहुत चिढ़ गया और बहुत गुस्सा किया था, उन लोगों को दौड़ाया भी था। उसकी सूरत अब भी याद है, यानी कि जिस वर ने उनको दौड़ाया था, डांटा था, उसकी जो शक्ल थी वो अभी तक हमारे लेखक को याद
थी। लेखक कहता है कि वह जमाई कैसे बना पता नहीं, क्योंकि वह बदसूरत था, उसका मुंह घोड़े जैसा था। यानी कि वो व्यक्ति इतना बदसूरत था कि उसकी शक्ल हमारे लेखक को अभी तक याद रही, और उन्होंने उस वर की जो शक्ल की जो तुलना है वो घोड़े के मुंह के समान बताई है। अब यहाँ पर बताते हैं नेक्स्ट, देखिए अब मौसम बदलता है, जब बौर आती है, पेड़ों में आम पकते हैं, तो उस दौरान गर्मियों के दौरान में आंधियां भी बहुत आती हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर बताया गया। आंधी आने के तुरंत बाद वे चुन चुनकर मीठे आम चूसते थे। अब क्या था, आंधी आई तो अब उससे आंधी से पेड़ों पर जो आम लगे रहते हैं वो गिर जाते हैं। गिरने से फिर बच्चे उनको चुनते हैं, तो उसमें जो मीठे हुआ करते थे उन्हें चुन चुन के वो चूसा करते थे। एक दिन आंधी आने के बाद तुरंत मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। बच्चे वर्षा में भीगने के मंत्र बोलने लगे और वर्षा कम हो गई। यानी कि अब जैसे उस समय कि भाई ग्रामीण अंचल में हर एक चीज़ के लिए गाने होते हैं, तो जैसे ही वर्षा हुई खूब वो भीगने लगे और उसके गाने गाने लगे। और फिर उसके बाद वर्षा कम हो गई। सब पेड़ों से सटे बैठे थे। बिच्छू नजर आते ही सब दौड़ पड़े। अब चूंकि भाई देखिए पानी बरसता है, तो पानी जमीन में जो छिपे हुए प्राणी होते हैं उनके घरों में भी पानी चला जाता है, तो वो सब भी अपने घरों से बाहर आ जाते हैं। तो इसी में एक बिच्छू बाहर आ गया और जैसे इन सब ने बिच्छू देखा और तुरंत भाग पड़े। मूसन तिवारी ने उन्हें बुरी तरह से खदेड़ा और बस भाग पड़े। अब यहाँ पर क्या था, रास्ते में अब जैसे ही वो आम बिच्छू नजर आया दौड़े, तो रास्ते में मूसन नामक वृद्ध मिल गया। मूसन तिवारी नाम था, ध्यान रखिएगा, नाम पूछा जा सकता है। तो मूसन तिवारी को इन लोगों ने खूब चिढ़ाया। इनमें इनके जो 7 के जितने बच्चे थे, इनमें बैजू नाम का एक बच्चा बहुत शरारती था, तो वो उनको खूब मूसन तिवारी को खूब बोल बोल के चिढ़ाता है। अब वो जब उसने चिढ़ाया और इन लोगों ने भी सुर में सुर मिलाया, तो देखिए ना, बैजू ने कुछ गाकर उसे चिढ़ाया और सबने सुर में सुर मिलाया। मूसन तिवारी ने उन्हें बुरी तरह खदेड़ा और बस भाग पड़े। अब किसी को तुम चिढ़ाओगे तो वो चिढ़ेगा ही ना, तो मूसन तिवारी के साथ भी यही हुआ। उनको चिढ़ाया, उन्होंने चिढ़ा और उन्होंने खूब जोर से बच्चों को डांटा और भगाया, वो भाग पड़े। अब क्या है, तिवारी सीधे पाठशाला गए, क्योंकि भाई पूरे गांव में एक पाठशाला, सारे बच्चे वहीं पढ़ेंगे। मूसन तिवारी गुस्सा आया, वो पहुंच गए पाठशाला अध्यापक से शिकायत करने के लिए, और 4 लड़के बैजू को पकड़ने आ गए। अब ये उनको पता था बैजू ने किया है, तो 4 लड़के पाठशाला से आए बैजू को पकड़ने के लिए। बैजू तो भाग गया, बाकी सारे पकड़े गए। अब चूंकि बैजू शरारती था, वो जानता था कि ये होने वाला है, तो उसने तो अपनी जान पहले ही बचा ली। वो भाग गया और बाकी जो सुर में सुर मिला रहे थे पकड़े गए। अब वो जो बाकी पकड़े गए उसमें हमारे लेखक भोलानाथ भी पकड़ लिए गए। गुरुजी ने सबकी खूब धुनाई करी। भाई आजकल तो ये है ना कि बच्चों को हम मार नहीं सकते, लेकिन पहले तो खूब अच्छे से कुटाई होती थी, धुनाई कुटाई सब होती थी, मार नहीं पड़ती थी। मार पड़ना मतलब एक स्लैब लगा देना होता है, एक होती है अच्छे से धुनाई कुटाई, यानी कि खूब अच्छे से पीटा जाना। खबर सुनते ही पिताजी दौड़े आए और खूब लाड़ करने पर भी गोद में बैठाकर उनका कंधा गीला करता रहा। अब क्या है, पता चला कि भाई भोलानाथ पकड़े गए, तो पिताजी भी दौड़े दौड़े स्कूल पहुंच गए कि हाँ मेरे बेटे को डांट पड़ रही है। अब हाँ भाई पिटाई पड़ी थी तो ये भी रो रहे थे। पिताजी ने गोद में उठाया, कंधे पे लिया, तो कंधे में उनका पूरा कंधा उन्होंने रो रो के गीला कर दिया पिताजी का। पिताजी ने गुरुजी से कहा सुनी की और घर चल पड़े। अब चूंकि बच्चे को डांटा था तो उन्होंने खूब डांटा कि भाई कैसे आपने मेरे बेटे को डांट दिया, कैसे क्या कर दिया। तो अध्यापक के साथ काफ़ी कहा सुनी उनकी हो गई। अब रास्ते में बच्चों का झुंड खेल रहा, उनका नाचना गाना सुन रहा गया था और गोद से उतरकर उनके साथ चल पड़ा। सब मकई के खेत में दौड़ पड़े। अब उन्होंने रास्ते में देखा कि भाई सब बच्चे खेल रहे हैं, तो भोलानाथ भी उनके साथ खेलने के लिए मकई के खेत में घुस गए। सब चिड़िया को पकड़ने के लिए भाग रहे थे, वह चिड़ियों को खेत खाने को उकसा रहा था। दूर खड़े कुछ व्यक्ति पिताजी से बोले कि लड़के और बंदर पराई पीर नहीं समझते और हंसने लगते। मकई का खेत था, उसको उजाड़ देना तो अच्छी बात नहीं होती है ना, तो वही चीज उन्होंने बोली कि भाई बच्चे और बंदर पराई पीर नहीं जानते, कि अर्थात किसी का खेत बर्बाद हो रहा है। लेखक अगली घटना बताते हुए कहता है कि एक टीले पर जाकर चूहों के बिलों में पानी डाल रहे थे। अब क्या है, खेल रहे थे तो एक उन्हें पेड़ के नीचे एक बिल दिखाई दिया।
उस बिल में उन्होंने पानी डालना शुरू किया कि भाई हम पानी डालेंगे, उसमें से चूहा निकल आएगा। बच्चे तो बच्चे शरारती, अब वो चूहे के बिल में तो गणेश जी की सवारी की रक्षा करने के लिए शिव जी का सांप निकल आया। अब उन्होंने क्या समझा कि अरे भाई ये पेड़ है, बिल है, चूहा होगा, इन्होंने पानी डालना शुरू किया। अब उसके अंदर चूहे की जगह क्या निकला? सांप निकला। शिव जी के पिताजी कौन है? वो सॉरी, गणेश जी के पिताजी कौन है? शिव जी हैं। गणेश जी को परेशान करोगे तो उनके पिताजी आ गए। अब उसमें से निकल आया सांप। अब सांप को देखते ही सबकी सिट्टी पिट्टी गुम, सब खूब बुरी तरीके से डर गए, सब एक तरफ से दौड़ पड़े। यानी कि अब सबने देखा सांप, तो भाई सांप तो डरावना होता ही है, हम भी देख लें तो हम भी दौड़ पड़ेंगे। तो उन्होंने भी देख लिया तो वो सब भी दौड़ पड़े, वहां से भाग निकले। गिरते पड़ते लहूलुहान होते, एक सुर में रोते, सारे घरों में घुस गए। सबने देखा सांप, भाई जैसे भागे, गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, कांटे लग रहे हैं, छिल रहा है, कपड़ा फट रहा है, घुटना छिल रहा है, क्या है, बस भाग के सीधे अपने अपने घरों में सब घुस गए। पिताजी हुक्का पीते हुए बोले और अनसुना कर मां के पास दौड़ पड़ा। अब जैसे ही भोलानाथ जी अपने घर में घुसे तो सबसे पहले बैठक पड़ती है। घरों के अंदर क्या होता है? बैठक पड़ती है। तो बैठक में पिताजी बैठे हुक्का पी रहे थे, यहाँ दिए ना, हुक्का पी रहे थे। तो अब बच्चे का ये हाल देखकर पिताजी बोले भाई क्या हुआ, क्या हुआ? इन्होंने ये पिताजी के पास नहीं आए, सीधे कहाँ भागे? अंदर, माँ के पास। माँ अंदर थी तो माँ के पास भाग गए। क्या है? अनसुना कर माँ के पास दौड़ पड़ा। माँ चावल साफ करना छोड़ उसे डरा देख रो पड़ी। अब बच्चे का ये हाल, एक तो डरा, लहूलुहान, छिला हुआ है, चोट लगी है, कपड़े फटे हैं, ये हाल देखकर माँ का भी हाल एकदम बुरा हो गया। माँ उसको देखकर रोने लगी। वह गोद में बुरी तरह चिपका हुआ सा 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 कर रहा था, मतलब इतना डरा हुआ था कि सांप भी पूरा नहीं बोल पा रहा था। क्या बोल रहा था? सा 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 करके बोल रहा था। जल्दी से मुख चूमते हुए गावों पर हल्दी लगाई। अब बच्चा डरा हुआ था तो भाई जब डरे बच्चे से जल्दी आंसर नहीं मिलेगा। सबसे पहले सारे घाव साफ किए, उसमें हल्दी लगाई कि चोट लगी हुई है, खून बह रहा है। पिता दौड़ आए, जल्दी सी माँ की गोद से उसे लेने लगे, परंतु पूरे दिन जिसके पास सिर्फ दूध पीने आता था, अब प्रेम, सुरक्षा और शांति की छाया ना छोड़ी, अर्थात डर के मारे माँ की गोद में चिपका रहा। अब जब बच्चे का ये बुरा हाल था तो पिताजी ने माँ की गोद से उसे लेना चाहा कि हाँ भाई तुम मेरे पास आ जाओ, लेकिन वो माँ की गोद से नहीं गए, वो पिताजी के पास गए नहीं। पूरा दिन जिसके पास वो क्या कहते हैं चिपके रहते थे और पूरा टाइम खेलना, खाना, पीना सब कुछ जिनके साथ होता था, लेकिन जब भोलानाथ के ऊपर विपत्ति पड़ी, उन्हें चोट लगी, उन्हें डर लगा, तो उन्हें अपना सबसे सुरक्षित स्थान अपनी माँ की गोद ही लगी। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई। इस पूरे पाठ का सार यही है कि हम पूरा दिन कहीं पर भी रहें, कुछ भी करें, कहीं पर भी जाएं, लेकिन जब हम पर मुसीबत आती है तो हमें सबसे सेफ प्लेस हमें अपनी माँ की गोद लगती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए कभी हमारा बुरा नहीं कर सकती, कभी ना सोच सकती है, ना कह सकती है, और ना ही कभी बुरा चाह सकती है। तो वो एक ऐसा प्लेस है जहां हम अपने लिए पूरी तरीके से सुरक्षित महसूस करते हैं। चाहे हम कहीं रहें, किसी के साथ भी अपना समय व्यतीत करें, लेकिन वो ही जगह हमारे लिए सबसे सुरक्षित रहती है। तो इस तरीके से हमने अपना फर्स्ट जो चैप्टर था उसका वन शॉट रिवीजन फटाफट कर लिया। तो उसमें कुछ चीज़ें जो थी मैंने आपको बताई भी हैं। चैप्टर बहुत बड़ा है, क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं, तो उन क्वेश्चंस को भी मैं आपके लिए आगे लेकर आऊँगी। तो डेफिनेट शिक्षित पाठशाला पर आप पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो, ध्यान रखना अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि फटाफट हम अगर रिवीजन अच्छे से करेंगे तो आगे के क्वेश्चंस भी हमारे लिए उतनी ही जल्दी सॉल्व होंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो इसका रहेगा वो हमारा इसी चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस हम करेंगे, यानी कि हमारी जो बुक है कृतिका, उसमें इस चैप्टर के बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगी, और देखिए कैसे आंसर्स बनते हैं। यही नहीं, इसके आगे और बहुत सारे भी इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और आगे भी हैं। तो साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए और अच्छे से मार्क्स भी लेकर आइए। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।